नमस्कार दोस्तों, सॉल्यूशन टेक 24 चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम दो ऐसी जिद्दी नदियों की कहानी सुनेंगे जो न तो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों के सामने झुकी और न ही इंसानों की खींची सरहदों को मानती हैं। हम बात कर रहे हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र की। हमारे पास जो जानकारी है वो इन नदियों के भूगोल, इतिहास और उनके आसपास बसे जीवन की एक गहरी पड़ताल करती है। हमारा मकसद सिर्फ नक्शे पर लकीरें देखना नहीं है, बल्कि इन विशाल जलधाराओं के चरित्र को समझना है, उनकी ताकत को महसूस करना है। बिल्कुल। और ये नदियां महज पानी का स्रोत नहीं है, ये तो असल में पृथ्वी के इतिहास की जीती जागती गवाह हैं। इनकी कहानी में भूगोल, राजनीति और प्रकृति की वो जबरदस्त ताकत सब कुछ आपस में गुंथा हुआ है। हाँ। ये हमें सिखाती हैं कि कुछ चीजें इंसानी दखल से कहीं ज्यादा बड़ी और पुरानी होती हैं। ठीक है, तो इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक भारत की नदियों को मोटे तौर पर दो परिवारों में बांटा जा सकता है। हाँ, एक हिमालयी परिवार और दूसरा प्रायद्वीपीय परिवार। और आज हम हिमालय से निकलने वाली नदियों पर ध्यान दे रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने आता है। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती नदियां। हाँ, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। हाँ, ये शब्द थोड़े तकनीकी लग सकते हैं, पर इनका मतलब बहुत रोमांचक है। देखिए, ज्यादातर नदियां अनुवर्ती होती हैं, मतलब वो ढलान का पीछा करती हैं। पहाड़ बनते हैं और नदियां उनके बीच सबसे आसान रास्ता खोज लेती हैं। अच्छा। लेकिन कुछ नदियां पूर्ववर्ती होती हैं, और ये वो नदियां हैं जो उस जगह पर हिमालय के बनने से भी पहले से बह रही थीं। एक मिनट, ये तो कमाल की बात है। मतलब नदी पहाड़ से ज्यादा जिद्दी और पुरानी है। जिद्दी शब्द बिल्कुल सही है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई पुरानी सड़क हो और उसके ऊपर बाद में एक बिल्डिंग बन जाए, पर सड़क नीचे से अपना रास्ता बनाना जारी रखे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कल्पना कीजिए, एक नदी शांति से बह रही है और लाखों सालों में उसके रास्ते में जमीन धीरे धीरे ऊपर उठकर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय बन जाती है। लेकिन नदी हार नहीं मानती। जैसे जैसे पहाड़ उठता है, नदी उसे काटती जाती है और अपना रास्ता बनाए रखती है। वाह। सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों इसी तरह की जिद्दी पूर्ववर्ती नदियां हैं। ये पहाड़ों को चीरकर गहरी घाटियां बनाती हैं, जिन्हें हम गॉर्ज कहते हैं। ये प्रकृति की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक का नतीजा है। वाह, इस एक विचार ने ही नदियों को देखने का मेरा नजरिया बदल दिया। चलिए, ऐसी ही एक जिद्दी नदी सिंधु के सफर पर चलते हैं। इसका जन्म कहाँ से होता है? इसका जन्म होता है तिब्बत में, पवित्र कैलाश पर्वत के पास एक ग्लेशियर से, जिसे भोखरचू ग्लेशियर कहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये पैदा होते ही एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री बन जाती है। अच्छा। इसका सफर चीन के तिब्बत से शुरू होता है, फिर ये भारत में प्रवेश करती है और अंत में पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। और भारत में इसका प्रवेश कैसा है? क्या ये बस एक शांत धारा की तरह बहती हुई आती है? नहीं, इसका प्रवेश किसी फिल्मी सीन जैसा है। ये लद्दाख के बर्फीली ऊंचाइयों से दमचौक के पास भारत में दाखिल होती है और फिर एक बहुत गहरी संकरी घाटी में उतरती है। अच्छा। वो नज़ारा अद्भुत होता है। और फिर भारत में अपना सफर पूरा करके ये चिलास नाम की जगह के पास एक शानदार मोड़ लेकर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और एक जरूरी बात, लेह शहर इसी के किनारे है ना? जी हाँ, लेह शहर इसी नदी के दाहिने किनारे पर बसा है। ये अक्सर पूछा जाता है। और फिर आती हैं इसकी मशहूर सहायक नदियां, पंचनद। अच्छा, तो जो हम पंजाब शब्द सुनते हैं उसका सीधा सीधा लेना देना इसी नदी तंत्र से है। बिल्कुल। पंजाब यानी 5 नदियों का पानी। मैंने ये कभी इस तरह नहीं सोचा था। जी हाँ, बिल्कुल। पंजाब का नाम इन्हीं 5 नदियों झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज के नाम पर पड़ा है। ये 5 नदियां मिलकर इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाती हैं और अंत में पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर सिंधु की विशाल धारा में समा जाती हैं। और इन 5 में से हमारी जानकारी के मुताबिक व्यास नदी की एक खासियत है। हाँ, वो ये कि यह इकलौती ऐसी नदी है जो भारत में ही जन्म लेती है और भारत में ही सतलुज नदी में मिलकर अपना सफर खत्म कर लेती है। अपनी जमीन नहीं छोड़ती। सही कहा। लेकिन जब इतनी सारी नदियां 2 देशों के बीच बहती हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, पानी किसका? हाँ, ये तो है। और यहीं पर भूगोल भू राजनीति में बदल जाता है। और इसका जवाब है 1960 का सिंधु जल समझौता।
इंडस वाटर ट्रीटी। जी। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। 1960 में, यानी बंटवारे के सिर्फ 13 साल बाद, दो देश जिनके बीच इतना तनाव था, वे पानी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर समझौता कैसे कर पाए? वजह बहुत बड़ी थी और इसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की। दोनों देशों को समझाया गया कि पानी पर लड़ाई किसी के हक में नहीं होगी। ये समझौता इंजीनियरिंग और कूटनीति का एक चमत्कार माना जाता है। इसे दुनिया के सबसे सफल जल बंटवारा समझौतों में से एक गिना जाता रहा है। सबसे सफल, ये सुनकर हैरानी होती है, खासकर आज के तनाव को देखते हुए। तो क्या इसकी सफलता इस बात में है कि इसने दशकों तक सीधे टकराव को टाला है, भले ही असहमतियां बनी रहीं? बिल्कुल। समझौते की खूबसूरती उसकी स्पष्टता में थी। नदियों को दो हिस्सों में बांट दिया गया। अच्छा। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का ज्यादातर पानी, मतलब लगभग 80%, पाकिस्तान को आवंटित किया गया। और पूर्वी नदियां? और पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलुज का लगभग 80% पानी भारत के हिस्से में आया। एक शर्त थी, भारत पश्चिमी नदियों पर बहते हुए पानी से बिजली तो बना सकता है, लेकिन पानी को रोक या उसकी दिशा नहीं बदल सकता। तो फिर भारत का चिनाब नदी पर दुल्हस्ती और बगलिहार जैसी परियोजनाएं बनाना, वो सिर्फ बिजली पैदा करना नहीं है, ये उस 20% पानी पर अपने अधिकार को जताने का एक तरीका भी है। आपने मुद्दे की जड़ पकड़ ली। ये परियोजनाएं भूगोल को रणनीति में बदल देती हैं। हर टरबाइन जो घूमता है वो सिर्फ बिजली नहीं बनाता, बल्कि 1960 के समझौते की शर्तों को जमीन पर लागू भी करता है। ये भारत के अधिकारों का एक ठोस प्रदर्शन है। एकदम। लेकिन हमारी जानकारी में एक चिंताजनक बात भी सामने आई है। इसमें कहा गया है कि हाल के तनाव के कारण ये समझौता 23 अप्रैल 2025 से अस्थायी रूप से निलंबित है। एक समझौता जो 60 साल से ज्यादा चला, उसका भविष्य अब अनिश्चित है। ये दिखाता है कि पानी का मुद्दा कितना नाजुक हो सकता है। ये बेहद गंभीर स्थिति है। जब दशकों पुराने समझौते सवालों के घेरे में आ जाते हैं, तो ये पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक खतरा बन सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि नदियां भले ही सरहदें न माने, लेकिन इंसान उन पर सरहदें बना ही देते हैं। सिंधु की कहानी वाकई भूगोल और भू राजनीति का एक गहरा संगम है। लेकिन अगर एक नदी दो देशों को इस तरह जोड़ती और तोड़ती है, तो भारत के दूसरे छोर पर एक ऐसी नदी है जो अपनी पहचान ही बदलती रहती है। उसकी कहानी तो किसी रहस्यमयी उपन्यास जैसी है। आप ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं, और उसकी कहानी वाकई अनोखी है। इसका जन्म भी सिंधु के पास ही होता है, तिब्बत के कैलाश पर्वत के नजदीक चिम्मांग डांग ग्लेशियर से। लेकिन ये पश्चिम की ओर नहीं, बल्कि पूर्व की ओर बहना शुरू करती है। और सबसे हैरान करने वाली बात इसके नाम है। ये एक ऐसी नदी है जो अपना नाम बदलती रहती है, जैसे कोई अपना भेष बदल रहा हो। तो ब्रह्मपुत्र को अपना पता और पहचान पत्र अपडेट कराने में बहुत मुश्किल होती होगी। आप कह सकते हैं, एक ही जलधारा है, लेकिन जैसे जैसे परिदृश्य और संस्कृति बदलती है, उसका नाम भी बदल जाता है। तिब्बत में, जहां यह हजारों किलोमीटर तक एक शांत और चौड़ी नदी के रूप में बहती है, इसे यारलुंग सांगपो कहते हैं। यारलुंग सांगपो? हाँ, जिसका मतलब होता है शोधक या शुद्ध करने वाली। और फिर भारत में प्रवेश करने से पहले ही अचानक एक नाटकीय मोड़ लेती है ना? जी हाँ, यह हिमालय के पूर्वी छोर पर नमचा बरवा पर्वत के पास एक यू टर्न लेती है और एक बहुत ही गहरी और संकरी घाटी बनाकर भारत में प्रवेश करती है। ये भी सिंधु की तरह एक पूर्ववर्ती नदी है। बिल्कुल, इसने भी हिमालय को काटकर अपना रास्ता बनाया है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही इसका तिब्बती नाम पीछे छूट जाता है और इसे देहांग कहा जाने लगता है। और कहानी यही नहीं रुकती। असम की चौड़ी घाटी में पहुंचकर इसका रूप पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, वहां ये एक विशाल चौड़ी नदी बन जाती है, कुछ जगहों पर तो 10 किलोमीटर तक चौड़ी। तब इसे इसका सबसे प्रसिद्ध नाम मिलता है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मा का पुत्र। जी। और सफर अभी भी बाकी है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम फिर बदल जाता है और इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। वहां ये आगे जाकर गंगा, जिसे वहां पद्मा कहते हैं, उससे मिलती है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो सोचिए, एक ही नदी, 4 अलग-अलग पड़ाव और 4 अलग-अलग नाम। असम में ये नदी एक और कमाल करती है, माजुली द्वीप। ये सिर्फ एक द्वीप नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है।
मतलब एक नदी के बीच में एक पूरा जिला बसा हुआ है। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। ये ब्रह्मपुत्र की विशालता का सबसे बड़ा सबूत है। माजुली एक जीती जागती दुनिया है जिसकी अपनी संस्कृति और अपनी अर्थव्यवस्था है, और ये सब कुछ एक नदी के बीचों बीच है। वाह! लेकिन ये नदी जितनी जीवनदायिनी है उतनी ही विनाशकारी भी। असम में हर साल आने वाली बाढ़ इसी नदी की देन है। इसकी सहायक नदियों की भी अपनी दिलचस्प कहानियां हैं, जैसे तीस्तावदी। हमारी जानकारी बताती है कि 1787 में एक विनाशकारी बाढ़ आई थी। जी हाँ। और उस एक घटना ने इस नदी का पूरा भविष्य बदल दिया। जी हाँ, ये प्रकृति की अप्रत्याशित शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है। 1787 से पहले तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी। अच्छा। लेकिन उस साल आई भयानक बाढ़ ने नदी को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। उसने अपना पुराना मार्ग छोड़कर पूर्व की ओर बहना शुरू कर दिया और ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल गई। मतलब एक ही प्राकृतिक घटना ने भूगोल के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। हमेशा के लिए। जरा सोचिए, उस एक बाढ़ ने आज के बांग्लादेश और भारत के जल बंटवारे की पूरी तस्वीर ही बदल दी। प्रकृति के सामने हमारे बनाए नक्शे कितने बेमानी हैं। बिल्कुल। इसी नदी तंत्र पर बना भूपेन हजारिका सेतु भी है, जो लोहित नदी पर है। 9 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ये पुल भारत का सबसे लंबा पुल है। ये सिर्फ असम और अरुणाचल को नहीं जोड़ता, बल्कि सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ये पुल दिखाता है कि इंसान कैसे इन विशाल नदियों की चुनौतियों का सामना करने की कोशिश कर रहा है। ये इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है जो इस विशाल नदी तंत्र को साधने का प्रयास करता है। ब्रह्मपुत्र के किनारे डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी जैसे कई बड़े शहर भी बसे हैं जो इस नदी पर अपनी रोजी रोटी और जीवन के लिए निर्भर हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? आज हमने तिब्बत के ग्लेशियरों से शुरू होकर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तक का एक लंबा सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे ये नदियां सिर्फ पानी का प्रवाह नहीं, बल्कि जिद्दी योद्धा हैं जिन्होंने पहाड़ों को काटा। ये ऐसे यात्री हैं जो सरहदों को नहीं मानते, और ऐसे कहानीकार हैं जो अपना नाम तक बदल लेते हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये नदी प्रणालियां हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति की ताकत इंसानी सीमाओं और महत्वाकांक्षाओं से कहीं ज्यादा बड़ी है। सिंधु जल समझौता हमें सिखाता है कि सहयोग संभव है, लेकिन उसकी भंगुरता ये भी दिखाती है कि ये कितना मुश्किल है। वहीं ब्रह्मपुत्र हमें प्रकृति की रचनात्मक और विनाशकारी दोनों शक्तियों का एक साथ दर्शन कराती है। आज की इस गहरी पड़ताल के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हम हमेशा नदियों को इंसानी जरूरतों के हिसाब से बांटने और नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम इसके उलट सोचना शुरू करें? यानी इन नदी प्रणालियों के प्राकृतिक प्रवाह और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर हम अपनी अर्थव्यवस्थाओं, अपनी सीमाओं और अपनी राजनीति को कैसे समायोजित कर सकते हैं।